नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय नौसेना आज नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इंफाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आईएनएस इंफाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने पिछले माह 28 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। कमीशनिंग के बाद आईएनएस इंफाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इंफाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इंफाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। यह आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण। चक्रवात मिचोंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित थुथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में दर्शन करेंगे। उसके बाद कालीपीठ शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करेंगे। पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दौरान अमित शाह भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं शाम को आईटी और सोशल मीडिया मीट में भी भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जोरानसाको स्थित गुरुद्वारा बारा सिंह संगत में दर्शन करने के साथ ही कालीघाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में सोशल मीडिया वॉलंटियर मीटिंग में शामिल होने के अलावा न्यू टाउन में होने वाली संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री ने कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ बैठक की। डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रमुख रणनीतिकार के बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने पुनर्संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में बात की। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग व्यापार मंत्री डेनिस मेंटरोव के साथ भी आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री की रूस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 276 भारतीयों वाला विमान आज सुबह मुंबई पहुंच गया। कल शाम पेरिस के वॉटरी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी।
23 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ जा रहे भारतीय नागरिकों वाला विमान वाट्रे एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए उतरा था। इस दौरान फ्रांस के अधिकारियों ने मानव तस्करी की सूचना पर फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुष्पुल रेक का निरीक्षण करने पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुष्पुल तकनीक की खास बात यह है कि रेलगाड़ी बहुत कम समय में तेज गति से चलेगी और रुक जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से रेलगाड़ी में झटका भी कम लगेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 63 मामले दर्ज किए गए। देश में कोविड के कुल मामलों में 34 मामले गोवा से, 9 महाराष्ट्र से, 8 कर्नाटक, 6 केरल से और 4 तमिलनाडु और 2 मामले तेलंगाना से सामने आए। देश में कोविड के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी कम हुई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केशव नगर इलाके में स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फर्नीचर और कबाड़ की कई दुकानें आग की चपेट में आई। राजस्थान के उदयपुर में सोमवार को यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई। आग पूरी बस में फैलती इससे पहले सभी यात्री बस से नीचे उतर गए, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के SMS अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकीय और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। हरियाणा के गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर सड़क धंसने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित था। लेह लद्दाख में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। लेह लद्दाख में भूकंप सुबह 4:33 पर आया, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल पर घरेलू उड़ानों का परिचालन सोमवार से शुरू हुआ। एयरपोर्ट अधिकारियों ने नए टर्मिनल से पहली घरेलू उड़ान के लिए यात्रियों का फूल देकर उनका स्वागत किया। वहीं यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया। राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन जीने वाले महामना को प्रधानमंत्री ने प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि मालवीय जैसा व्यक्तित्व सदी में एक बार जन्म लेता है और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वो ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपयों का चेक सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर खुशी जताई। कल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का कैबिनेट का विस्तार हुआ। भोपाल स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 18 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। ईटी म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक फ्लैक्सी कैप योजनाओं ने 2023 में लगभग 24% का औसत रिटर्न दिया। लगभग 14 फ्लैक्सी कैप योजनाओं ने 2023 में 25% से अधिक की पेशकश की है। संयुक्त अरब अमीरात UAE से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए भारत ने रुपयों में पहला भुगतान कर अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाया। देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कनेक्टेड लैंडिंग नियम लागू करने की तैयारी। 1 जनवरी 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न, सिम कार्ड, डीमैट अकाउंट और बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किए जाएंगे। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। UPI से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब रिलायंस मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ा दांव लगाने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एंटरटेनमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी के साथ मेगा डील की है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अगले साल तेजी आने का अनुमान। जनवरी से सितंबर के बीच $49 अरब का हुआ निवेश। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की तरफ से चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को जारी किया गया। भारत और 10 देशों वाले संगठन आसियान के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते पर समीक्षा बैठक जल्द शुरू होगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैठक में इस समझौते को ज्यादा आधुनिक और नए दौर के मुताबिक प्रासंगिक बताने पर चर्चा होगी। रिलायंस डिज्नी डील। मुकेश अंबानी और डिज्नी हुए एक। देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी लेगी जन्म। साल 2023 में स्मॉल कैप स्टॉक्स ने कराई निवेशकों को जोरदार कमाई। 25% बढ़ा इंडेक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल। संसदीय समिति ने EV को अफोर्डेबल बनाने के लिए की बैटरी पर GST घटाने की सिफारिश। लोन के ब्याज पर मिले टैक्स में भी छूट। डानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक डील की है। ये डील 1799 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हुई। भारत का साल 2023 तक 500 गीगावाट, 1 गीगावाट, 1000 मेगावाट ग्रीन फ्यूल कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य। मुकेश अंबानी की कंपनी का कमाल। 5 दिन में निवेशकों ने कमा डाले 50,000 करोड़। SBI की धांसू स्कीम। 400 दिनों के निवेश पर मिल रहा जोरदार ब्याज। बस 7 दिन का मौका। लंदन में अंबानी की बिग डील। डिज्नी से करार। अब इस सेक्टर में बचेगा रिलायंस का डंका। मजबूत आय और ठोस आर्थिक वृद्धि के साथ साथ फेडरल रिजर्व की तरफ से 2023 के आखिर तक दरों में बढ़ोतरी का चक्र समाप्त करने की उम्मीद ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी का सकल खरीदार बना दिया और उनकी खरीद रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई। सरकार ने मेडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने और आयाती चिकित्सा उपकरणों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीतिक पहल के तहत मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भविष अग्रवाल ई-वाहन निर्माता कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निगम के तहत निजी क्षमता में से 3.48% शेयर बेचने की तैयारी। सैन्य विश्लेषक के अनुसार दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़प के बाद क्षेत्रव्यापी संघर्ष का खतरा बढ़ा। लितानी नदी के उत्तर में इजरायली सेना के हमले और हिजबुल्लाह द्वारा रणनीतिक इजरायली स्थलों का निशाना बनाने से अस्थिर क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ी। नाइजीरिया के उत्तर मध्य राज्य में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई। डकैतों के हमलों में 300 लोग घायल हुए। बता दें कि नाइजीरिया का उत्तर मध्य क्षेत्र कई जातीय और धार्मिक रूप से विविध भीतरी प्रदेशों में से एक। यहां अंतर सांप्रदायिक संघर्ष ने हाल के सालों में सैकड़ों लोगों की जान ली।
अमेरिका के कोलोराडो में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मॉल में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक की मौत और कई लोग गिरफ्तार। पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा रोकी गई यात्रियों को लेकर रोमानियाई कंपनी लीजन एयरलाइंस का विमान भारत के लिए रवाना। हमास की सुरंगों में मिले 5 बंधकों की शव। मगाजी कैंप पर इजरायली एयर स्ट्राइक, 70 मौतें। 12 सैनिकों की मौत से बौखलाया तुर्की। इराक सीरिया में किए हवाई हमले, 16 कुर्द अलगाववादी मारे गए। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण कच्चे मकान की छत गिरने से एक महिला और उसके 8 बच्चों की मौत। सर्बिया में इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव के विरोध में कई हजार लोग बेलग्रेड में केंद्रीय चुनाव आयोग की इमारत के सामने एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य पुलिस स्टेशन तक मार्च भी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवल्नी का पता चल गया। जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी को जेल पोलो वुल्फ कॉलोनी में रखा गया। अफगानिस्तान में आए भूकंप से बचे लोगों को नए घरों में तेजी से पुनर्निर्माण की उम्मीद। 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के जिंदाजान जिले में आए भूकंप के केंद्र सियाह अब गांव में सैकड़ों परिवार पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने के कारण नए आश्रय में जाने के लिए जल्दी तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, इजरायल की जीत तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई दूसरी भूमि है और ना कोई रास्ता। साथ ही नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों की सराहना की। और आइए एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें भारत आ रहे केमिकल टैंकर को अरब सागर में ईरान ने निशाना बनाया गया था। पेंटागन ने कहा था कि भारतीय समुद्र तट से कुछ दूर लाइबेरिया का झंडा लगे MV कैंप प्लूटो टैंकर को निशाना बनाया गया था। हमास ने वीडियो जारी किया जिसमें हमास ने फुटेज जारी कर कहा कि इजरायल की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में पिछला टेस्ट 2021 में जीता था। वो मुकाबला भी सेंचुरियन में ही खेला गया था। मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बयान, कहा सेंचुरियन की परिस्थितियां गेंदबाजों को मदद करती हैं। बोले 5 दिन बल्लेबाजी करना नहीं रहेगा आसान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में आर अश्विन को मिलनी चाहिए प्लेइंग 11 में जगह। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 20 टीम मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से मेलबोर्न में हुआ शुरू। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व ऑलराउंडर यासिर अराफात को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया। पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जोश ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान की वजह से भारत में खेलों की दशा और दिशा बदल गई। मास्टर्स एथलीट मीट में हिस्सा लेने वाले सीनियर सिटीजन खिलाड़ियों ने मोदी सरकार द्वारा खेल के विकास के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। खिलाड़ियों ने कहा कि फिट इंडिया अभियान का बड़े स्तर पर फायदा पहुंचा। मंजू रानी और साक्षी ने 7वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मंजू का क्वार्टर फाइनल में सामना दिल्ली की मुक्केबाज संजना से होगा, जबकि साक्षी की चंडीगढ़ की मुक्केबाज के सामने होगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया गया। श्रीनगर में संपन्न हुआ सीआरपीएफ फुटबॉल टूर्नामेंट। सिटी क्लब डलगेट ने जीता खिताब, कश्मीर यूनाइटेड को दी मात। सऊदी प्रो लीग में अल इतिहाद को अपने ही घर में अल रईद के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। अल रईद की टीम ने मुकाबले को 3-1 से अपने नाम किया। अल रईद की इस सीजन में रही है चौथी जीत, लीग में पहुंची 15वें स्थान पर। रेड क्रॉस के लिए फंड जुटाने की कवायद की कड़ी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सांता क्लॉज की वेशभूषा में हजारों की संख्या में लोगों ने चैरिटी रेस में हिस्सा लिया। आयोजकों ने कहा, अनोखी रही ये दौड़। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण लगातार खबरों में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्देशन नीतीश तिवारी कर रहे हैं। नए साल के पहले महीने में ही ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बॉलीवुड की पहली एरियल एक्शन फिल्म लेकर आ रही है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने क्रिसमस पर प्रशंसकों को दिया खास तोहफा, पहली बार दिखाया बेटी राहा का चेहरा। अरहान खान ने अपने पिता अरबाज खान के साथ शादी में तेरे मस्त मस्त जोनेन गाना गाया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज।